हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है सजा। मनु चींटी बड़ी आलसी थी। उसके बिल की सारी चींटियां दिन रात काम में जुटी रहती थी, पर मनु कभी सिर दर्द का बहाना बनाती तो कभी पेट दर्द का, कभी बुखार की शिकायत करती तो कभी चक्कर आने की। इस प्रकार वह काम से बचने का कोई न कोई बहाना खोजती ही रहती थी। जब कोई बहाना न बना पाती तो धीरे धीरे बड़ी सुस्ती और लापरवाही से काम करती, काम को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश करती, जिससे आगे से उसे कोई काम करने को ना कहे। वह यह नहीं सोचती थी कि ऐसा करने से उसकी अपनी ही हानि है। उल्टा सीधा काम करेगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और ना ही उसे कोई प्यार करेगा। एक दिन रानी चींटी ने सभी चींटियों को आज्ञा दी कि वे सभी अंडों को बरगद के पेड़ के पास जाकर कुछ देर धूप में रखेंगी। मधु रानी के आगे कुछ न कह पाई, मन मारकर उसे जाना ही पड़ा। पेड़ के नीचे जब सारे अंडे रख दिए गए तो राधा नाम की चींटी, जो श्रमिक चींटियों की नेता थी, मनु से कहने लगी, मनु, हमारे खाने का भंडार खत्म होने जा रहा है, अतएव हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। तुम्हारे पास चीनू को छोड़कर जा रही हूं। तुम दोनों मिलकर सावधानी से अंडों की रक्षा करती रहना, लापरवाही ना करना। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ रही हूं। मनु ने बड़े नखरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहा और अंडों के पास उनकी रखवाली के लिए जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वह आराम करती रही, चीनू से बात करती रही, पर जल्दी ही उसका मन भर गया। धूप में बैठना भी मनु को अच्छा नहीं लग रहा था। वह छाया में लेटकर सोना चाहती थी। मनु चीनू से कहने लगी, चीनू, मैं जरा सा घूमने जा रही हूं, अभी आती हूं। चीनू बोली, मनु, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, हमारे ऊपर सारे अंडों की सुरक्षा का दायित्व है। ओहो, अभी बस 5 मिनट में पानी पीकर आती हूं। मनु कुपित सी होकर आंखें नचाकर बोली। बिना चीनू की ओर देखे, उसकी बात बिना सुने वह तेजी से वहां से निकल दी। बरगद के पेड़ के पास जाकर मनु रुकी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसका मन प्रसन्न हो गया। पेड़ के नीचे कुछ फल भी बिखरे पड़े थे। मनु ने जी भरकर उन पके स्वादिष्ट फलों को खाया। फिर वह पेड़ की जड़ में बने छेद में होकर नीचे घुसी। वहां ठंडी ठंडी जगह में उसने अंगड़ाई ली और हाथ पैर पसार कर आराम से सो गई। अचानक आसमान में काले काले बादल उमड़ने लगे। चीनू चींटी को बड़ी चिंता हुई कि कहीं पानी आ जाएगा तो सारे के सारे अंडे बह जाएंगे। उसने सोचा कि अब इन्हें जल्दी से लेकर घर चलना चाहिए। चीनू ने मनु को खूब जोर जोर से सैकड़ों आवाजें लगाईं, पर मनु सुनती कहां से। वह तो बरगद की जड़ के अंदर आराम से सो रही थी। आखिर चीनू थक गई। उसने सोचा कि यह दुष्ट न जाने कहां चली गई है, जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारे अंडे पानी में बह जाएंगे। कुछ अंडों को मुंह में दबाए तेजी से दौड़ती हाँफती चीनू अपने बिल में पहुंची। वह रास्ते में इतना तेज दौड़ी थी कि उसकी सांस फूलने लगी थी, दम सा घुटने लगा था। क्या बात है चीनू? उसे देखकर रानी चींटी चिंता भरे स्वर में पूछने लगी। चीनू ने सारी बात बताई कि किस प्रकार बरगद के पेड़ के पास अंडे असुरक्षित पड़े हैं। पानी आने वाला है, जल्दी ही दूसरी चींटियों को भेजिए, नहीं तो सारे अंडे बह जाएंगे। रानी ने तुरंत ही चींटियों की एक लंबी सेना अंडे लेने के लिए भेज दी। फिर वह चीनू से बोली, पर तुम वहां अकेली कैसे रह गई? सारी चींटियां खाने की खोज में गई हैं, मेरे पास मनु को छोड़ गई थी, पर उसका कहीं पता नहीं है। आधे घंटे तक मैं उसे आवाज दे देकर थक गई। जब वह नहीं आई तो मैं दौड़कर आई हूं। चीनू हाँफते हुए बोली। इतना कहकर वह लड़खड़ाकर बेहोश होकर गिर गई। चींटियों से मिलकर बहुत कोशिश की, पर चीनू को होश ना आया। धीरे धीरे उसकी सांसों का आना भी बंद होता चला गया। रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, चीनू के मरने का कारण वह कामचोर मनु है, उसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कामचोर, आलसी और निकम्मी अपनी ही हानि नहीं वरन दूसरों की भी हानि करती है। ऐसे को तो अपने साथ कभी नहीं रखेंगे हम। सभी चींटियां गर्दन और हाथ हिला हिलाकर कहने लगी, ठीक कहती हैं आप रानी जी, ठीक कहती हैं। खूब पानी पड़ा, बिजली कड़की। उसके भी बड़ी देर बाद मनु की आंखें खुली। आंखें मलते मलते वह उठी और बोली, अरे आज तो बड़ी गहरी नींद आई। संध्या का झुटपुट हो रहा था।
मनु तेजी से अपने बिल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में वह मनी मन सोचकर प्रसन्न होती जा रही थी। आज तो खूब मजा आया, काम की बला खूब टली। बिल में पहुंचते ही मनु की पेशी रानी चींटी के सामने हुई। मनु, तुम्हें बिल छोड़कर जाने की आज्ञा दी जाती है, तुरंत ही यहां से चली जाओ। रानी चींटी गुस्से में भरकर बोली और उसने मनु को देखकर मुंह फिरा लिया। मनु ने ऐसी कल्पना भी ना की थी। यह आदेश सुनकर वह धक्कसी रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। पर रानी चींटी जरा भी ना पिघली। मनु अपने माता पिता के पास जाकर खूब रोई, पर उन्होंने कह दिया कि गलती तुमने की है, हम तुम्हारा थोड़ा सा भी पक्ष लेकर गलत का समर्थन नहीं करेंगे। रानी ही तुम्हें माफी दे सकती हैं। मनु फिर रानी चींटी के पास गई। उसकी रही सही आशा भी टूट गई थी। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश करेंगे। वे तो कुछ भी ना बोले थे। मनु रोती हुई बोली, महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखो मनु, तुम बहुत ही निकम्मी और लापरवाह और कमजोर होती जा रही हो। इन अवगुणों से जीवन में कभी भी कोई उन्नति नहीं कर सकता। वे सचमुच किसी एक को नहीं, पूरे समाज को हानि पहुंचाते हैं। रानी चींटी बोली। मनु जब बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो रानी चींटी कहने लगी, दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारे ही कारण हमें वफादार और मेहनती चीनू से हाथ धोना पड़ा है। तुम कह रही हो कि आगे से ध्यान से काम करोगी, लापरवाही नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारा दंड कम किया जाता है। तुम 1 महीने बाद बिल में फिर आ सकती हो, पर अपनी आदत सुधार के। जो बुराइयां तुम में देखी गई हैं, जिनके लिए उनकी आलोचना है, उन्हें अपने अंदर कभी नहीं आने दोगी। लगातार मनु चींटी से रानी चींटी कहती रही। लाचार मनु चींटी को 1 महीने के लिए बिल छोड़कर जाना पड़ा। वह अकेली पुष्कर तालाब के किनारे घूमती रही। न कोई उससे बात करने वाला है, न कोई ध्यान रखने वाला। वह सारे दिन काम करती रहती, जिससे कि उसका आलसीपन छूट जाए। मनु चाहती है कि जल्दी से जल्दी 1 महीना पूरा हो और अपने परिवार में जाकर हंसी खुशी से रहे। मनु ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह कभी भी आलसी और लापरवाही नहीं बनेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कर्मठ रहना चाहिए, अर्थात काम और अपने कर्तव्य पूरी तरह से करने चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।